हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। सो इस लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट फर्स्ट, जिसका हमारा ऑलमोस्ट हाफ पार्ट हो चुका था। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट फर्स्ट सेकंड पार्ट। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, elements of cost and cost sheet, role of cost accounting standard, cost accounting records and audit rules. So let's start class. Financial and cost accounting. What is financial and cost accounting? Cost accounting compares the cost of raw material, work in progress and finished goods inventory, while financial accounting incorporates its information into its financial reports, primarily into the balance sheet. And financial accounting personnel issue reports only at the end of our reporting year. क्या कह रहा है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो हमारा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बनाया जाता है। जो भी हमारा एक प्रोडक्ट के ऊपर रॉ मटेरियल लगा है, लेबर कॉस्ट लगा है, या फिर जितनी भी इन्वेंट्री उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने एक्सपेंस किया है, उसमें जो भी कॉस्ट आई है हम उसी के रिगार्डिंग बनाते हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो होता है हमारी कंपनी के रिगार्डिंग, वो हमारी कंपनी की वर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक कंपनी में जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं उस पर जितना भी एक्सपेंस हुआ है, उस पूरे कंपनी को पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए बनाते हैं। हमें कब किस प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट कंट्रोल करना है और क्या आगे का प्री डिटरमाइंड प्रोसेस रहने वाला है, इसके लिए हम बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि वॉलंटरीली बिहाफ पर होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ कंपैरिजन, देन हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे एक दूसरे से डिफर है। सो मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द ट्रैक ऑफ वेरियस कॉस्ट incurred in the business in production activities। क्या कह रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक वो सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी खर्चे को कंट्रोल करता है, देखता है कि एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी में जब हम प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर कितनी कॉस्ट खर्च हुई, कितने पैसे हमने उस पर इन्वेस्ट करे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैप्चर्स द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के ऊपर जितना भी एक्सपेंस हुआ है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी होती है। द बिजनेस टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैंने पहले भी बताया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहा है कि एक पर्टिकुलर डेट पर इसे बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर पर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टाइप। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर and overhead which are used in the production process। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके रिगार्डिंग होता है, जितना भी रॉ मटेरियल लगा है, जितनी भी लेबर कॉस्ट है, और इसके अलावा जो भी ओवरहेड एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सब के यूज़ के लिए होता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स। जो भी मॉनेटरी टर्म्स में इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स की जाती हैं। विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, किस टाइप की कॉस्ट यूज़ की जाती है रिकॉर्डिंग के लिए। बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल यानी पीछे हमने क्या क्या डिटरमाइन किया था, क्या क्या हमारी प्लानिंग थी, उसे हम देखते हैं, और आने वाले फ्यूचर में कितनी कीमत, कितनी कॉस्ट हम इसको अज्यूम करें तो हमारी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो सके। तो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दोनों को लेकर कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेकर ही होती है, यानी
पिछले टाइम पर हमने कितना इन्वेस्ट करा है, कितना खर्चा हमने किया है, कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा, उसी के बिहार पर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है। नेक्स्ट, इसके यूज़र्स कौन कौन से हैं? सो कॉस्ट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड ओनली बाय द इंटरनल मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी किसके यूज़ के लिए होती है? सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है। द ऑर्गेनाइजेशन लाइक एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड सुपरवाइज़र। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे सिर्फ मैनेजमेंट के यूज़फुल की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और सुपरवाइज़र्स के लिए, जितने भी मैनेजमेंट में पोस्ट होते हैं उन सभी के लिए क्या हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि वो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर उन्हें कितना एक्सपेंस करना चाहिए और उनको कहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं उसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज़। ये दोनों ही होते हैं, इंटरनल पार्टीज़ भी होती है और एक्सटर्नल, दोनों ही पार्टीज़ की इंफॉर्मेशंस को देखते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स। ये सभी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, जिससे कि उनको आगे इन्वेस्ट करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब हम क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? एट द कॉस्ट पर हम वैल्यूएट करते हैं स्टॉक को, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, विच एवर इज़ लेस, जो कि हमेशा कम ही रहती है। मैंडेटरी, क्या क्या कंपलसरी है? नो, एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इट इज़ मैंडेटरी, यानी मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर बाकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी क्या होती है? रिकॉर्डेड होती हैं, कंपलसरी होती हैं। यस, फॉर ऑल फर्म्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी फर्म्स के लिए होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चर को छोड़कर बाकी सब के लिए होती है। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टाइम है वो कब हम रिपोर्ट करते हैं? डिटेल्स प्रोवाइड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग आर फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर्ड एंड रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट। जो भी डिटेल्स होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की वो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी जाती हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ नॉर्मली 1 ईयर। जो हमारा फाइनेंशियली अकाउंटिंग है वो हम करते हैं एंड ऑफ द ईयर पर, साल में एक बार, और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हम करते हैं जब भी हमारे मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, तभी हम उसे फ्रिक्वेंटली बनाकर रिपोर्ट कर देते हैं अपने मैनेजमेंट को। प्रॉफिट एनालिसिस, जनरली द प्रॉफिट इज़ एनालाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब, बैच और प्रोसेस। जो प्रॉफिट होता है वो किसके लिए होता है? वो हम एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट के लिए कितने प्रोडक्ट पर कहाँ पर कितना प्रॉफिट मिला है, जॉब के लिए, बैचेस के लिए और प्रोसेस के आगे का हमारा क्या प्रोसेस होने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एनालाइज करते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट आर एनालाइज टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द होल एंटिटी, यानी यहाँ पर पूरे साल के लिए हम इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट देखते हैं कि कहाँ पर कितना खर्चा और कितनी हमारी इनकम हुई है, कहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, एक साथ हम देखते हैं होल एंटिटी यानी पूरे वर्ष के लिए। पर्पस, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट को कम करना और उसे कंट्रोल करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है, पर्पस होता है कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उन सबको रिकॉर्ड बनाना। लास्ट वन, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज़ पॉसिबल थ्रू बजटिंग टेक्निक्स, यानी फोरकास्टिंग कब हमारे लिए हो सकता है? जब हम कोई एक पर्टिकुलर बजट बनाकर चले तो हमारे लिए फोरकास्टिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोरकास्टिंग करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोटेशनल, incurred on or attributable to a specified things or activity,
Similarly, according to Anthony and Wells, cost is a measurement in monetary terms of the amount of resources used for some purpose. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, एक ऐसा अमाउंट है जो कि हम एक्चुअली या नोटेशनल किसी भी चीज़ पर जब हम खर्च करते हैं किसी एक पर्टिकुलर थिंग पर, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। ये हमने बात करी अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। अब हम नेक्स्ट जो कह रहे हैं वो भी एंथनी एंड विलिस है, वो भी यही कह रहा है कि कॉस्ट इज़ अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। कॉस्ट क्या है? एक मॉनेटरी टर्म में एक ऐसा मेजरमेंट है ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, एक अमाउंट रिसोर्स यूज्ड फॉर सम पर्पस, ऐसा रिसोर्स जो कि हम किसी एक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कमिटी ऑन कॉस्ट टर्मिनोलॉजी of the American Accounting Association as the foregoing in monetary terms incurred or potentially to be incurred in the realization of objectives of management which may be manufacture of product or rendering of product। क्या कह रहा है? द foregoing in monetary term यानी monetary की टर्म में हमने incurred और potentially कितना खर्चा करा है और कितना हमने रियलाइजेशन के पर्पज़ से किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करा है, या फिर हमने किसी से कोई सर्विस ली है उसके बदले में जितनी भी कॉस्ट हमने दी है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, जिसके अंदर आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। देन अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, fixed cost, variable cost, semi-variable cost. According to normality, normal cost, abnormal cost. According to traceability, direct cost, indirect cost. According to planning and control, budget cost, standard cost. Then हम पढ़ेंगे according to functions, जिसमें आपका manufacturing, production cost, administration cost, selling cost, distribution cost। ये जो कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है हमारा प्रोडक्शन के बाद। देन आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। देन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू टाइम, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। देन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे मैनेजरल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इम्यूनिटी कॉस्ट, शंक कॉस्ट। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। अंडर द सर्कमस्टांसेस, कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। हमने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर हमने जो कॉस्ट है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला है हमारा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल, then labor cost and overhead. Now further subdivision may also be made for each of them. अब हो सकता है कि इसके बाद इसके और भी डिवीज़न हो। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल में भी सब डिवाइडेड इंटू रॉ मटेरियल। जो मटेरियल है हम उसको किस में डिवाइड कर दें? रॉ मटेरियल में। पैकिंग मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टोर्स एक्सेट्रा। अब हम मटेरियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? या फिर तो हम रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, पैकिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं पैकिंग मटेरियल और कंज्यूमेबल मटेरियल्स। दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो टोटल कॉस्ट और उसके कंपोनेंट्स को असरटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। सेम क्लासिफिकेशन में ऑल्सो भी मेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। और इसी तरह का क्लासिफिकेशन हम किस में देख सकते हैं? लेबर में और ओवरहेड में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। द टोटल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट segments according to the purpose of the firms. That is why costs are grouped as per the requirement of firms in order to elevate its function properly. So जो हमारी टोटल कॉस्ट है हमने उसको एक सेगमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है, किस लिए? हमारे फर्म्स के लिए। That is why costs are grouped as per the requirement of firms. यानी जो हमारी कॉस्ट है उसको हमने ग्रुप में बना दिया है जैसे जैसे हमारी फर्म की रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्डर टू एलिवेट इट्स फंक्शंस
प्रॉपरली, किस लिए, ताकि हम उसके फंक्शंस को प्रॉपरली एलिवेट कर सकें। देन इन शॉर्ट द टोटल कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्ट of material to the cost of packing the product. Take the cost of direct material, direct labor and chargeable expenses and all indirect expenses under the head manufacturing production cost. क्या कह रहे हैं? इन शॉर्ट द टोटल कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी जो टोटल कॉस्ट है वो किससे हमारी क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसके अंदर टोटल कॉस्ट में हमारा आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टू द कॉस्ट ऑफ पैकिंग, इसमें आता है हमारा कॉस्ट ऑफ पैकिंग, यानी जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो बनता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ पैकिंग का टोटल प्रोडक्ट। एंड टेक्स द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर द हेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जितने भी चार्जेबल एक्सपेंसेस है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारी कॉस्ट हमारी किसके अंदर आती हैं, अंडर द हेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इन मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। क्या क्या आता है हमारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ पैकिंग। देन आता है हमारा क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस, और इन सब का ओवरऑल हेड कौन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और इसी से मिलती हैं, बनकर है हमारी टोटल कॉस्ट। देन एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दैट इज रिलेटिंग टू office and administration and selling and distribution expenses are to be classified separately and to be added in order to find out the total cost of production। यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो भी हमारा है आर टू बी क्लासिफाइड, उसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी हर एक क्लासेस में बांट देते हैं सेपरेटली अलग अलग तरह से, एंड टू बी एडेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, और फिर हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या है एक प्रोडक्ट के। इफ़ दीज फंक्शनल क्लासिफिकेशन आर नॉट मेड प्रॉपरली, अगर हम इसको प्रॉपरली ना बनाएं, ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट एक्यूरेटली बी असर्टेन, यानी जो टोटल कॉस्ट है, जो उसकी रियल वैल्यू है, वो कभी भी असर्टेन नहीं होगी, वो कभी भी हमें पता नहीं चल पाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इन दोनों को वो क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी बांट देते हैं अलग अलग। फिर वो टोटल कॉस्ट, एक प्रोडक्ट पर जितना टोटल कॉस्ट आया है इसको क्लासिफाई करते हैं। इफ़ दिस फंक्शनल क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, अगर हम इस तरह से क्लासिफाई ना करें इन्हें प्रॉपरली, तो हमें प्रॉपरली टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट पे कितना हमें कॉस्ट लगाना है उसका कभी भी एक्यूरेट डाटा हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। प्रैक्टिकली कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर रिलेटिंग टू चेंजेस, यानी जो हमारी कॉस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है, उसका जो बिहेवियर चेंज है उसके अकॉर्डिंग, कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है इन देयर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। दीज कॉस्ट्स आर एज पर वॉल्यूम में भी सब डिवाइडेड इनटू, किस किस में डिवाइडेड है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोज विच डू नॉट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट, यानी फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती है आउटपुट के चेंज होने से, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी जितना भी आउटपुट है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। इट रिमेन्स फिक्स्ड, वो क्या रहती है, हमेशा फिक्स्ड। एग्जाम्पल सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक क्या है ये कॉस्ट फिक्स्ड है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इफ मोर यूनिट्स आर प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी रिड्यूस, यानी हम जितने भी एक ज़्यादा यूनिट लगाएंगे जो हमारा फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो रिड्यूस होगा। एंड इफ़ लेस यूनिट्स आर प्रोड्यूस, अगर हम कम प्रोड्यूस करते हैं ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज, और हमारा उतना ही इंक्रीज होगा। अगर हम प्रोडक्ट पर यूनिट बढ़ाएंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट कम होगा, अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा। देन अब पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड
आर दोज विच वेरी प्रोपोर्शनली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो चेंज होती है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। सो द कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन फिक्स्ड irrespective of quantity produced। सो द कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है पर यूनिट रिमेन्स फिक्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस। जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उस पर वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दैट इज देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट पर यूनिट इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा अगर आउटपुट पर कोई चेंज होता है तो। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट, अगर हमारा रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट पर कोई भी चेंज होता है तो उससे हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। ऑन द कंट्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल। एग्जाम्पल रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पार्शली फिक्स और वेरिएबल दोनों ही होते हैं, जैसे कि रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कॉस्ट में अगेन बी सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस डन बाय एनी मेंबर ऑफ द फर्म। यानी जो कॉस्ट है कंट्रोलेबिलिटी में, इसमें भी हमारा जो है उससे सब कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि दे आर कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट की बात करते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which may be influenced by the decision taken by the specified member of the administration of the firm, or it may be stated that the cost which at least partially depend on management and is controllable by them. Example, all direct costs, direct materials, direct labors and chargeable expenses components of prime cost are controllable by lower management level and is done accordingly। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या कह रहा है कि जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है वो किसके कारण चेंज होती है, जो भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो भी स्पेसिफाइड मेंबर्स होते हैं वो कोई भी डिसीजन लेते हैं कॉस्ट के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं उसके बिहाफ पर हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी या इंक्रीज या डिक्रीज होगी, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसका डिसीजन कौन कौन लेता है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म यानी जो फर्म का एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पता चलता है। कॉस्ट विच इज एटलीस्ट पार्शली डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है एंड इज कंट्रोलेबल बाय देम, और वही इनको कंट्रोल करते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्ट कॉस्ट, direct material, direct labor and chargeable expenses component prime costs are controllable by lower management। जो ये सारी costs होते हैं वो कौन मैनेज करता है, lower management, and is done accordingly them, उन्हीं के थ्रू ये होते हैं। अब बात करते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के बारे में। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन टेकन बाय एनी स्पेसिफिक मेंबर। यानी ये एक ऐसी कॉस्ट है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको कोई भी स्पेसिफिकली चेंज जिसमें नहीं आता है, कोई भी एक्शंस या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले। द मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट विज रेंट ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरीज, इसके अंदर कोई भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो कॉस्ट है ये हमारी फिक्स्ड ही रहती हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी। Under this condition, costs are classified according to the normal needs for a given level of output for a normal level of activity produced for such output। क्या कह रहा है इसके अंदर, जो अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल नीड्स, यानी जो भी नॉर्मल नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को डिवाइड कर जाता है फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ नॉर्मल लेवल। एंड जो लेवल आउटपुट का है उससे हम नॉर्मल लेवल में उसको क्लासिफाइड करते हैं ऑफ अ एक्टिविटी प्रोड्यूस सच आउटपुट। अब वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट में एंड अबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्शन एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विच इज़ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहा है कि नॉर्मल कॉस्ट उनके लिए होते हैं दोज
कॉस्ट विच आर नॉर्मली रिक्वायर्ड, जो कि ज़्यादातर नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए जो होती है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो आउटपुट का लेवल है उससे जितनी भी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए, एंड विच इज़ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कि पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट, एब नॉर्मल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड, जो कि जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, विच आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस नॉर्मली, जो कि हमें नॉर्मली प्रोड्यूस करना है, और विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, जो कोई कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है प्रोडक्शन का, तो उसे हम कहते हैं अब नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल कॉस्ट वो होती है जो कि हमें नॉर्मली चाहिए होती है, नॉर्मली वी रिक्वायर्ड इट फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, हमें नॉर्मल प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो भी हमें लेवल दिया गया आउटपुट के लिए उसको हमें रिक्वायरमेंट है तो है, विच इज़ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि किसका पार्ट है, प्रोडक्शन का, इसे हम कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट। देन आता है एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट जिसमें हमें नॉर्मली किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और नॉर्मली जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती उस लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि हमें गिवन आउटपुट दिया गया है, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम कॉस्ट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एलिमेंट इन इट, यानी टाइम के एलिमेंट्स के बिहार पर भी हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंगली कॉस्ट आर क्लासिफाइड इन टू, कॉस्ट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एलिमेंट्स इन इट, ओके। अकॉर्डिंगली कॉस्ट आर क्लासिफाइड इन टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, किस में डिवाइड किया गया है हमें, हिस्टोरिकल कॉस्ट में और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में। अब पढ़ते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। Historical costs are those costs which are taken into consideration after they have been incurred. Historical cost वो cost होती है जो कि हम पहले ही consider कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। This is possible particularly when the production of a particular unit of output has already been made. ये तब किया जाता है जबकि This is possible particularly when the production of particular unit of output has already been made, यानी जब ऑलरेडी किसी जो पर्टिकुलर हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो हो चुका हो। They have only historical value, अब उनके पास सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू बची है and cannot assist in controlling cost, अब वो उस पर कोई भी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी उसका उन लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया है, प्रोडक्ट को उन्होंने प्रिपेयर कर दिया है, उसी के बिहार पर जो भी कॉस्ट होते हैं उसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो हम पहले से ही डिटरमाइन करते हैं। ऑन द अदर हैंड आर एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, सच कॉस्ट आर कंप्यूटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्ड्स। ये जो कॉस्ट होती है वो किस पर होती है, ये पहले से एडवांस होती है, जो कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी जो भी हमने पास्ट में प्रोडक्शन किया तो उसके इससे जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला है या फिर उसका जो भी रिकॉर्ड्स है उसके यहाँ पर हम पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है। नीडलेस टू से हियर दैट इट इज़ बिकम स्टैंडर्ड कॉस्ट इफ़ इट इज़ डिटरमाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस, और ये एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है अगर हम इसको साइंटिफिकली बेसिस पर करें। व्हेन सच स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट, जब उस टाइप के स्टैंडर्ड एक एक्चुअल कॉस्ट से हम कंपेयर करते हैं, द रीजन ऑफ वेरिएंस विल कम आउट विच विल हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक प्रॉपर स्टेप फॉर रिकन्सिलेशन, यानी जब भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी हमारे एक साइंटिफिक डिसीजन के बेसिस पर जो वेरिएंस आता है, चेंजेस आते हैं, ये हमारे मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है कि हम किस तरह से एक प्रॉपर स्टेप लें जिससे कि हमारा रिकन्सिलेशन यानी काम जो है प्रोडक्शन वो अच्छे से हो सके। सो ये थी हमारी अकॉर्डिंग टू टाइम के, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिटरमाइन एक्सेट्रा। They are divided into डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सो डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी ट्रेस्ड और एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट।
डायरेक्ट कॉस्ट या फिर ट्रेसेबल कॉस्ट वो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं या एलोकेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। दैट इज इट इंक्लूड्स ऑल ट्रेसेबल कॉस्ट, ये सारी ट्रेसेबल कॉस्ट को करता है। बस ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे रॉ मटेरियल को ट्रेस करना, लेबर एंड अदर सर्विस यूटिलाइज विच कैन बी ट्रेस इजली, जिसको हम इजली ट्रेस कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल, ये एक ऐसे कॉस्ट हैं जिनको हम easily ट्रेस करते हैं। अदर सर्विसेज यूटिलाइज विच कैन बी ट्रेस easily। अब इनडायरेक्ट ट्रेस क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली बी ट्रेस्ड और एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट, यानी जो ऐसी कॉस्ट जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सैलरी ऑफ स्टोर कीपर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दैट इज विच कैन नॉट प्रॉपरली बी एलोकेटेड डायरेक्टली टू बी अ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बिहाफ पर हम इस सारी चीज़ों को डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, budget cost and standard cost. Budget costs refer to the expected cost of manufacture computed on the basis of information available in advance of actual production of purchase. Practically, budget cost includes standard cost. Both are predetermined cost and their amount may coincide, but their objective are different. जो budget cost है, बजट कॉस्ट रेफर टू एक्सपेक्टेड, यानी जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट है मैन्युफैक्चर को लेकर उसके रिगार्डिंग होता है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पहले से एडवांस में होती है, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है उस पर हम क्या क्या परचेज करने वाले हैं। प्लस पार्शियली बजट कॉस्ट इंक्लूड स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो हमारा बजट कॉस्ट होता है उसमें क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं। एंड बोथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड द अमाउंट में कंसीडर बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है उसे भी हम कंसीडर करते हैं, बट जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? डिफर होता है, यानी डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के। ऑन द अदर हैंड इट इज़ द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट एक्चुअल कॉस्ट शुड बी अंडर ऑब्जेक्टेड, यानी प्री डिटरमाइन में हम पहले ही डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट पहले से ही क्या होगी किसी एक प्रोडक्ट की कंडीशन सर्विंग एज बी एज अ बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल के बेसिस पे एंड एज अ मेजर ऑफ प्रोडक्ट एफिशिएंसी, कैसी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी है। व्हेन अल्टीमेटली अलाइंड एक्चुअल कॉस्ट इट सप्लाइज अ मीडियम बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ करेंट रिजल्ट कैन बी मेजर्ड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेरिवेशन कैन बी प्लेस्ड, यानी जो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट आता है, इफेक्टिवनेस ऑफ करेंट रिजल्ट आता है हमारा, उसी को हम मेज़र करते हैं एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेरिवेशन कैन बी प्लेस्ड, यानी जो हमारा डेरिवेशन आता है उसी को हम प्लेस कर देते हैं। देन अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए डिटरमाइंड होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। Standard costs include the cost per unit is determined to make an estimated total output for the future product, यानी जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो पहले से ही डिटरमाइन होता है, हम एस्टिमेट कर लेते हैं टोटल आउटपुट फॉर द फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर पीरियड में क्या होगा। देन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, द कॉस्ट मस्ट बी डिपेंड ऑन द पास्ट एक्सपेंस, जो कॉस्ट है वो पास्ट एक्सपेंस पे होते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट्स का स्पेसिफिकेशन ऑफ टेक्निकल स्टाफ, जो कि हमारे स्पेसिफिक स्टाफ्स होता है टेक्निकल स्टाफ, उनके एक्सपीरियंस से होते हैं। देन द कॉस्ट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर्पस, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, जो कॉस्ट है वो किस में एक्सप्रेस होती है? हमारी रुपीज़ में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजन, अंडर दिस कॉस्ट में भी also be classified as marginal cost, differential cost, opportunity cost, replacement cost, implied cost, sunk cost. Managerial cost. Managerial cost is the cost of for producing additional unit or unit by segregation of fixed cost. Marginal cost मतलब एक additional cost, एक additional product का production करना, सेग्रेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट के साथ, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी, फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन विच हेल्प अस टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कि हमें एक प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। मोर ओवर वी नो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, हमें पता है कि जब हमें एक किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, सर्टेन एक्सपेंस फिक्स्ड may not increase at all, only some expenses relating to material, labor and the variable expenses are increased। क्या होगा कि उसमें जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी, लेकिन हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, मटेरियल और लेबर कॉस्ट के अकॉर्डिंग। वेरिएबल एक्सपेंस आर इंक्रीज, उससे क्या होगा, जो वेरिएबल एक्सपेंस होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। थस द टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट इज द कॉस्ट ऑफ मार्जिन यूनिट, यानी जितना हमारा एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही हमारा मार्जिन यूनिट बढ़ेगा। एंड द कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिन कॉस्ट, और उसी को हम कहते हैं मार्जिन कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, हम जितना ही एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हमारी एक एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट की। Differential cost is the portion of cost of a function attribution to an identifiable with an idea and added feature, that is the change in cost as a result of change in the level of activity or method of production। ये differential cost क्या होते हैं, differential cost is the portion of the cost, वो उस cost का portion होता है of a function attributable and आइडेंटिफाइबल विद एडिड फीचर, जो भी हमने कोई भी एक फीचर ऐड किया है उसके अंदर जो हमारी फंक्शनल कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ फंक्शन एट्रीब्यूट्स, दैट इज द चेंज इन कॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारा चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन में, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कॉस्ट। यानी जो हम पहले काम कर रहे थे, differentiation cost, that portion of cost function attributable to identifiable with an added feature, कोई भी हम फीचर में ऐड कर देते हैं, किसी भी प्रोडक्शन में कुछ भी हम ऐड कर देते हैं, तो उन दोनों के डिफरेंस, जो हमने पहले प्रोडक्शन कर रहे थे और बाद में जो हमने फीचर ऐड किया, उन दोनों के बीच जो डिफरेंशिएशन आता है उसी चेंज को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कॉस्ट। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It is the prospective changes in cost following the adoption of an alternative machine, process, raw material, specification or operation. In other words, it is maximum possible alternatives earning which might have been earned if the existing capacity had been changed to some other alternative way। क्या कह रहे हैं, opportunity cost, it is the prospective changes in cost following the adoption of an alternative machine, यानी opportunity cost वो होते हैं जब हम किसी एक alternative adopt कर लेते हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी जगह कोई और एक और alternative मशीन ले लेते हैं, किसी एक नई चीज़ का अडॉप्शन करते हैं, कोई नया प्रोसेस ले लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ और ऑपरेशंस। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव्स अर्निंग, यानी जितना से जितना ज़्यादा हमें पॉसिबल अल्टरनेटिव्स अर्निंग्स होते हैं विच माइट हैव बीन अर्नड इफ़ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हैड बीन चेंज टू सम अदर अल्टरनेटिव वे। यानी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जब हम कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, वे ढूंढ लेते हैं, उसी पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इनकर्ड होता है, एक्सपेंस होता है, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Replacement cost. It is the cost at current price in particular locality market area of replacing an item of property or a group of assets. Replacement cost वो cost होते हैं जो कि हम current price पर या फिर particularly किसी locality और market area of replacing an item of property or a group of assets, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम replace करते हैं उसी को हम कह देते हैं replacement cost। Implied cost. It is the cost used to indicate the presence of attributary or subjective elements of production. Product cost having more than usual significance. It is also called notational cost. Interest on capital. Although no interest is paid, this is particularly useful while decisions are taken regarding alternative capital investment projects. Implied cost क्या होता है? It is cost used to indicate the
प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट यानी जो सब्जेक्टिव या एट्रीब्यूट की प्रेजेंस को इंडिकेट्स करता है। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट हैविंग मोर देन यूजुअल सिग्निफिकेंस यानी जो एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट है कॉस्टिंग हैविंग मोर देन यूजुअल सिग्निफिकेंट यानी उन जो कॉस्टिंग है उस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा यूजुअल सिग्निफिकेंस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोटेशनल कॉस्ट और जो नोटेशनल कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्दो नो इंटरेस्ट इज पेड या फिर जो इंटरेस्ट हमने नहीं पेड किया है। दिस इज पर्टिकुलर यूजफुल वाइल डिसीजन आर टेकन रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव कैपिटल यानी ये हमारी तब काम आता है जब हम पर्टिकुलरली किसी अल्टरनेटिव डिसीजंस को लेते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं इम्पाइल्ड कॉस्ट। देन संक कॉस्ट, इट इज़ द पास्ट कॉस्ट अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजन विच कैन नॉट बी रिवाइज्ड नाउ यानी ये वो कॉस्ट होती है जिसको हम अब रिवाइज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास से रिलेटेड होती है एंड एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और जो ये एसोसिएटेड की जाती है कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स पर, और द अदर फैसिलिटी इज़ नॉट रेडली अडेप्टेबल प्रेजेंट और फ्यूचर पर्पस यानी जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर पर्पस है उससे हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। सच कॉस्ट इज ऑफन रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ माइनर फैक्टर यानी जो माइनर फैक्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग होता है ये कॉस्ट इन डिसीजन अफेक्टिंग द फ्यूचर यानी जो फ्यूचर में हमारे डिसीजंस होते हैं उसको अफेक्ट ना करे, ये इसी को हम कहते हैं संक कॉस्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स ऑन अदर डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, वर्क एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। सो डायरेक्ट मटेरियल, सिंस देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑल्सो सिंपल। देखो जहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। द रॉ मटेरियल इफ एनी इज डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड इन टोटल। तो कॉस्ट के क्या क्या है एलिमेंट्स, पहले क्या है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या होता है, सिंस देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्ट, वहाँ पर एक प्रोडक्ट होगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो भी बहुत सिंपल होगा। एंड द रॉ मटेरियल इफ एनी इज डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड इन टोटल यानी जो टोटल प्रोडक्शन टाइम होगा उसी में ये चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, द लेबर कॉस्ट आर कलेक्टेड periodically through payrolls which are prepared separately for each section of work यानी जो लेबर कॉस्ट है द लेबर कॉस्ट आर कलेक्टेड पीरियडिकली, जो लेबर कॉस्ट है वो पीरियडिकली कलेक्ट किया जाता है थ्रू पेरोल्स विच आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, जो कि जो पेरोल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से प्रिपेयर कर जाते हैं फॉर ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन ऑफ वर्क के लिए द कॉस्ट ऑफ लेबर abnormal idle टाइम शुड बी डिडक्टेड। जो abnormal टाइम का होता है वो जो होता है वो कट हो जाता है डिडक्ट हो जाता है। देन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है अदर डायरेक्ट एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो अदर डायरेक्ट चार्जेबल और एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल यानी एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट मटेरियल्स को छोड़कर लेबर्स को छोड़कर आर चार्जेबल एक्सपेंसेस दैट इज एक्सरसाइज ड्यूटी, क्या क्या चार्ज होता है एक्सरसाइज ड्यूटी, रॉयल्टी, एक्सपेंसेस ऑन डिज़ाइंस पैटर्न एंड मॉडल्स, इन सब पर हमारे चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं। प्राइम कॉस्ट, द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट ऑफ चार्जेबल एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट यानी जो भी डायरेक्ट हमारा मटेरियल्स होता है कंज्यूम्ड, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिफ्थ वर्क एक्सपेंसेस और overhead unit costing, these expenses related to the product are added to prime cost। इन जो कुछ expenses है जो कि हमारे prime cost में आते हैं, these are indirect materials like oil, duster, lubricants etc। ओके ये indirect materials हैं। अब क्या आता है indirect labors like wages to foreman, store keeper, watchman, factory clerk etc। ये सारे कौन से हमारे indirect labors। steam, fuel or electricity, lighting, heating and water in factory, rent, insurance and rates of factory repairs and depreciation of machine, plants, factory building and loose tools। Next, scrap or wastages, in production of anything some wastage or scrap material is obtained
जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कुछ स्क्रैप और वेस्टेजेस बच जाते हैं, हमें मिलते ही मिलते हैं। समटाइम्स सम ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस मे बी डिफेक्टेड एंड सच यूनिट्स और स्क्रैप और वेस्टेजेस सोल्ड। यानी क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं डिफेक्टिव होती है, जो कि यूजलेस होती है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, स्क्रैप और वेस्टेज की तरह उसको सोल्ड कर देते हैं। किसी यूनिट में स्क्रैप और वेस्टेज के यूनिट में हम उसको सोल्ड कर देते हैं। The amount thus obtained should be deducted from factory expenses। जो अमाउंट है वो हम किस में से ले लेते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस से हम उसको कम कर देते हैं। फ्रॉम वर्क कॉस्ट इफ़ हाउएवर द मटेरियल व्हेन अबाउट टू बी यूज्ड और फाउंड टू बी डिफेक्टेड एंड देन सोल्ड। जो भी कोई भी चीज़ होती है, जो मटेरियल्स होते हैं जो डिफेक्टेड पाए जाते हैं, उसको क्या करते हैं, ये लोग सोल्ड कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज शुड बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ सच मटेरियल। जो भी हमने मटेरियल यूज किया है उसमें से हमें वो मटेरियल रिड्यूस यानी कम करना होता है। देन द लॉस ऑन सेल ऑफ सच डिफेक्टिव मटेरियल्स, एंड जो हमें लॉस होता है उसको डिफेक्टिव मटेरियल को सोल्ड करने से शुड बी डेबिटेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस मटेरियल को हमें यहाँ कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है, डेबिट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस इन एनी फैक्ट्री और वर्कशॉप देर आर ऑलवेज सम यूनिट्स विच आर नॉट येट कम्प्लीट। यानी बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पर या फैक्ट्री होते हैं जहाँ पर काम कंप्लीट ही नहीं होता है, बट विच सम वर्क हैज़ बीन डन, लेकिन कुछ काम हो जाता है। सच वर्क इज़ नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, और उसी को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जहाँ पर आधा काम हो चुका होता है लेकिन आधा बाकी होता है। और वर्क इन प्रोसेस, द एवैल्यूएशन ऑफ सच वर्क इन प्रोग्रेस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑलरेडी यूज। यानी ये किस पर हम वैल्यूएट करते हैं, जब हमारा किस चीज़ पर वैल्यूएशन होता है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है या प्रोसेस में, वो होता है हमारे मटेरियल यूज, हमने कितना मटेरियल यूज़ कर लिया है उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर। द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड फॉर द वर्क कंसर्न एंड प्रॉपर शेयर ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो अमाउंट हम पे करते हैं वो हमारा वर्क कंसेंट को लेकर होता है, एंड प्रॉपर शेयर ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कितना शेयर होता है उसके बिहाफ पर। सिंस वेरियस यूनिट विल बी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी बहुत सारे यूनिट ऐसे होंगे जो अलग अलग स्टेजेस पर होंगे प्रोडक्शन के। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विल हैव बीन एस्टिमेटेड फॉर द ईच स्टेज सेपरेटली, यानी जो भी हर एक प्रोडक्शन के स्टेज पर जो भी वर्क इन प्रोडक्शन का वैल्यू रहेगा वो अलग अलग सेपरेटली एस्टिमेट अज्यूम किया जाएगा। द वर्क इन प्रोग्रेस इन बिगनिंग इज टू बी एडेड टू द करेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो बिगनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा उसे हम ऐड करेंगे करेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, एंड दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड हैज़ टू बी डिडक्टेड, और जो भी एंड ऑफ द पीरियड में हम क्या कर लेंगे, उसको डिडक्ट कर लेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें से हम उसको डिडक्ट यानी माइनस कर देंगे। दिस मे बी डन व्हेन फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एडेड टू द प्राइम कॉस्ट, यानी जब ये कब होगा, जब हम फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे हमारी प्राइम कॉस्ट में। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ आ गया हो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, इस क्लास की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू गाइज, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।